फरिया कराची की लड़की जिसकी ये कहानी है। फरिया की वालदा एक गवर्नमेंट ऑफिसर, अच्छे ग्रेड की गवर्नमेंट ऑफिसर, पढ़ी लिखी खातून। फरिया के जो वालिद साहब हैं प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं। नाज़िमाबाद 3 नंबर में लोग रहा करते थे। फरिया और फरिया का छोटा भाई, 4 अफराद पर मुश्तमिल ये फैमिली। फरिया का छोटा भाई स्पेशल पर्सन था, मेंटली चैलेंज्ड जो बच्चे होते हैं वो था, और उसको 24 घंटे केयर की ज़रूरत रहती थी। अब क्योंकि वालिद वालदा दोनों जॉब करते थे, बहुत अर्ली एज में फरिया पर अपने भाई की देखभाल की ज़िम्मेदारी आ गई, लेकिन वो उसको कोई बोझ नहीं समझती थी। वो इतनी उनसियत उसकी पैदा हो गई थी अपने भाई से कि कभी कभी उसकी वालदा कहती थी कि जितना तुमने एक बहन का किरदार अदा किया इतना शायद मैं माँओं के भी अदा नहीं कर सकती थी। और वो मोहब्बत भी अपने भाई से बहुत करती थी। उसकी ख्वाहिश थी, वो दुआएं मांगती थी कि मेरा भाई नॉर्मल हो जाए और अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी अता करे। लेकिन फरिया जब अपने अर्ली टीन एज में ही थी और उसका भाई 3 या 4 साल उससे छोटा था, उसकी तबीयत इतनी ख़राब रहने लग गई कि वो बिल्कुल ही बेड रिडन हो गया था। फरिया की वालदा के दिमाग में एक बात चलती थी कि कुछ बच्चियां जो खूबसूरत भी होती हैं, पढ़ लिख भी जाती हैं, लेकिन कभी कभी माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ या किसी इस तरह की ज़िम्मेदारी की वजह से उनकी रिश्तों की उम्र निकल जाती है और फिर माँ बाप पे भी उंगलियाँ उठती हैं कि बच्ची की उम्र निकाल दी। तो वो सोचती रहती थी कि मैं जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूँ, और शादी भी ऐसे करूँ क्योंकि अपने भाई से ये बहुत क्लोज़ है। ये शहर में भी रही ना अगर, तो ये भाई में इतनी मसरूफ़ रहेगी तो ऐसा ना उसका अपना घर ख़राब हो जाए। तो उनकी कोशिश ये रहती थी कम से कम शहर से बाहर, वरना मुल्क से बाहर इसका कोई रिश्ता हो जाए ताकि जाकर अपना घर बसा सके, एक डिस्टेंस आ सके। यूएस से एक रिश्ता आया 2006 में, जब फरिया की एज सिर्फ 19 साल थी। एज का बहुत बड़ा फ़र्क था। फरिया की वालदा ने सिर्फ ये देखा कि ये जो रिश्ता है वो यूएस में रहता है, तो आन फान ये रिश्ता इस वजह से तय कर दिया गया कि बस मेरी बच्ची इस मुल्क से निकल जाए। एज का डिफरेंस कोई 5-6 साल का नहीं था, 16-17 साल का एज डिफरेंस था। खैर वो शख्स पाकिस्तान आया और निकाह हो गया। कुछ अरसे बाद वो चला गया कि बाकी जब डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो उस वक्त रुखसती होगी। 2 साल हो चुके थे, ग़ालिबन 2009 आ चुका था, तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने का नाम नहीं लेके दे रहे थे। कौन से डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं? फिर दूल्हे वालों की तरफ से प्रेशर आने लगा कि डॉक्यूमेंट्स बनते रहेंगे, आप रुखसती कर दें, मेरा बेटा दोबारा आ रहा है छुट्टियों में पाकिस्तान। अच्छा, निकाह की जो तकरीब की गई थी ना 2006 के एंड में, वो सारा प्रेशर लड़की वालों पे डाला गया था कि जी हमारा तो बेटा यूएस से आ रहा है और हमारा बड़ा ख़ानदान है, को बड़ी धूमधाम से ना ये तकरीब करनी पड़ेगी। तो कपड़ों से लेके हॉल से लेके सारा प्रेशर जो था फरिया के माँ बाप पे था, और उन्होंने बड़े धूमधाम से और बड़ा इवेंट किया था और बड़े शानदार तरीके से निकाह की तकरीब हुई थी। और सारा इनके रिश्तेदार तो खैर इतने नहीं थे जितने दुल्हा वालों की तरफ से आए। अब जब रुखसती के प्रेशर डाला जा रहा था, रुखसती के इवेंट्स की डेट्स भी हो गई, तो उस वक्त बरी आनी थी। 2009 आ गया, अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए यूएस जाने के लिए, प्रेशर डाला गया कि जी रुखसत कर दें। बहरहाल जी बरी आई, तो बरी में वही ड्रेस जो फरिया के माँ बाप ने निकाह पे बना के दिया था, वही बारात के दिन के लिए बना कर दे दिया गया। फरिया को ये बात बड़ी अजीब लगी और उसके बीच में 2-3 चीज़ें और हुई। तो फरिया की वालदा ने बोला, बेटा ये चीज़ें ना ऐसी हैं कि इसको दरगुजर किया जा सकता है, इस पर हम बहस करें या कोई भी बात करें ना वो आगे तुम्हारे लिए मसाइल होंगे, छोड़ो ये छोटी छोटी बातें। रुखसती हो गई, जाके रहना शुरू कर दिया। फेडरल वी एरिया 20 नंबर में वो फैमिली रहती थी। अब फरिया कहती है कि हम घर में भी ज़रा दुपट्टा पहनना, हिजाब पहनना और बड़े तमीज़ के दायरे में बात करना, हम इस तरह के माहौल के आए हुए थे। लेकिन वहाँ जाके देखा तो मेरी सास समेत तमाम लोग बड़े ही बदतहज़ीब, बड़े ही बदज़बान, और कभी कभी ऐसी बात कर देना कि वो इस काबिल नहीं होती थी कि बहन बेटियों के सामने की जाए। कुछ अर्से बाद वो वापस, जो साहब थे वो वापस चले गए, और तकरीबन 1 साल बाद यानी कि 2010 शुरू हो चुका था, इसके डॉक्यूमेंट्स आए। अच्छा, इस बीच में कभी अपनी वालदा के घर रहती, कभी ससुराल चली जाती। ससुराल में कम ही रहा करती थी क्योंकि उसका शौहर भी यहाँ पे नहीं था। 3 साल बाद डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए और ये नॉर्थ कैरोलिना, एक अमरीकी रियासत है, वहाँ इसका जहाज़ लैंड किया और इसका शौहर इसको एयरपोर्ट पर लेने आया हुआ था। अब लड़की सोचती है मैं आई हूँ, मेरा एक प्रोटोकॉल होगा, घर सजा हुआ होगा। वो अकेले ही रहते थे वो साहब। वहाँ जब पहुँची हूँ तो वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि अभी मैंने ही समेटना है। तो वो ये मेरा ज़िंदगी का अमेरिका जाने के बाद पहला शौक़ था। दूसरा शौक़ ये लगा, मैं इनसे कुछ दिनों बाद कहती कि मुझे ड्राइविंग सिखा दें। कहते नहीं, मैं हूँ तो सही, तुम्हें कहीं बाहर जाना होता है, मैं शाम में आता हूँ, तुम मेरे साथ चला करो, मैं ड्राइव करके ले जाऊँगा। उसने बोला, जब घर में रह के पक गई थी, उस तरह से स्काइप बड़ी मुश्किलों से गालबन मेरे ख्याल से स्काइप भी नहीं आया था। थोड़ा बहुत जो बात करती अपनी वालदैन से बात कर लिया करती थी। ज़्यादातर वो अपने भाई को मुसलसल देखते रहना चाहती थी। जब भी वो घर पर होती, शौहर घर पर नहीं होता, तो मुसलसल अपने भाई से कि जी मुझे दिखा दें, तो गालबन स्काइप के ज़रिए उससे
रब्ता किया जाता था और वो अपने भाई को देखती थी। एक चीज़ फ़रिया को और तंग कर रही थी, वो ये थी कि जैसा कि एज डिफरेंस इतना ज़्यादा था, 16-17 साल था। तो कह रही मैं जैसे कराची में देखती थी, हमारी फैमिलीज़ में लोग हैं तो जिन लड़कियों की शादियाँ हो जाती थी उन लोगों का सोशल सर्कल बन जाता था, उन लड़कियों की दोस्तें, उनके शौहर या फिर उनके शौहर के दोस्त, उनकी बेगमां, तो ये एक मिलना मिलाना ऐसे होता था। लेकिन कह रही मेरे शौहर के जो मिलने मिलाने वाले थे वो अक्सर तो ऐसा था कि वो नवासियों वाले थे और उनका अपना एक माइंडसेट था। और अगर मैं कहीं जाती भी थी तो बिल्कुल चुपचाप एक साइड पे बैठी हुई हूँ, मुझसे उस टॉपिक पर बात ही नहीं होती थी जो मेरे एज ग्रुप की हो या मेरे हिसाब से हो। तो मैं हर जगह अनफिट नज़र आती थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार होती जा रही थी। फिर वही बाहर निकलने ना देना, और फिर एक चीज़ और बोल दी गई, ये इलाका बहुत ख़राब है और ये यूएस के उन चंद इलाकों में से है जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है, पर्दे हटाने तक की इजाज़त नहीं थी कि यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं, अगर मैं ना हूँ तो घर के दरवाजे पर भी मत जाना, कोई नॉक भी करे तो मत खोलना। एक दफ़ा कह रही मैंने नोटिस किया ये दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं और किसी से बात कर रहे हैं। मैं जब उठ कर गई तो कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप मतलब फ़ोन पे बात कर रहे थे, मुझे आवाज़ दे रहे थे? कह रहे नहीं कुछ भी नहीं। कह रही जो निकल के बाहर वापस आने लगी तो फिर मैंने देखा ये ममरिंग कर रहे हैं ना, यानी कि कुछ आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे हैं। कह रही मैंने मुड़ के इनको देखा, मैं खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किससे बात कर रहे हैं। उनको कुछ जहनी मसाइल थे, मतलब कोई ऐसा नहीं था, कोई आसेब का मामला नहीं था, वो इतनी एज के हो गए थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बूढ़े थे, लेकिन शायद वो तन्हाई का शिकार इतना हो गए थे, इतना ज़्यादा अकेले रहे थे यूएस में कि वो ख़ुद से बातें करते थे और उनको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता था। इस बीमारी का क्या नाम है वो लोग मेडिकली मुझे उसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन बहुत से लोग इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। कहीं मैंने बस अपनी वालदा से जिक्र किया, मैं कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ग्रीन कार्ड और बाकी चीज़ें भी होनी थी, तो फ़िलहाल मेरा आना मुनासिब नहीं था। मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं था, ना मैं इन चीज़ों के लिए आई थी। मैं तो अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी को शुरू करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर अजीब ही सूरत हाल थी। मैं बिल्कुल जहनी दबाव का शिकार होती जा रही थी। मुझे लग रहा था मुझे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे, मेरी हर चीज़ उलट होती जा रही थी। और इस पर एक और शौक़ ये मिला कि 2007 में जिस लड़की का निकाह हुआ तो यूएस में स्पाउस वीज़ा के लिए 2010 तक इंतज़ार करना पड़ा। तो असल में मामला ये था कि अमेरिका में पॉलीगमी अलाउ नहीं है, यानी कि एक से ज़्यादा शादियाँ आप नहीं कर सकते, भले आप मुसलमान ही क्यों ना हो। इन साहब ने किसी मैक्सिकन औरत से नेशनैलिटी के लिए या किसी और वजह से शादी की हुई थी, तो शादी को ख़त्म करना। कह रही जब मुझसे निकाह हुआ, जब मैं इनके निकाह में आई तो इनकी यहाँ पर शादी थी, उस शादी को फिर ख़त्म किया गया, उसमें टाइम लगा, फिर मेरा प्रोसेस हुआ, इस वजह से पूरे 3 साल लगे थे। तो कह रही मुझे इस बात का दुख ये हुआ कि झूठ क्यों बोला गया। ये बात अगर बता दी जाती तो फिर हमारा फ़ैसला था, हमें तो ये बताया गया कि जिनकी शादी नहीं हुई, लेट ज़रूर हो रही लेकिन शादी नहीं हुई। बहरहाल इन सब बातों से तंग आके इसने एक दिन, इसकी कुछ बहस हुई या क्या मामला हुआ, इसने बोला कि मैं अपनी वालदा के पास जाना चाहती हूँ, और ये पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के बाद कुछ अर्सा रही तो इसकी वालदा ने समझाया। अब ये वहाँ रहना शुरू हुई कि महीना 1.5 महीने हुआ। इसने बोला कि यार मेरे वालिदैन, उस जब तक इसके जो भाई था वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो चुकी थी, और उसको देखने के लिए इसके वालिद साहब ने भी जॉब छोड़ दी थी, अपनी जो प्राइवेट जॉब करते थे, और वही उसकी टेक केयर करते थे। तो इसने सोचा कि मैं माली तौर पे अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनूंगी। इसने जो बैचलर्स ही किया था अभी, तो उसकी बुनियाद पर राशिद मिनाज रोड पर एक ब्रांच थी एक इंश्योरेंस कंपनी की, एक बड़ी मशहूर इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पर इसने जॉब कर ली, क्योंकि इसको ये था कि मैं कुछ कमाऊँगा, एटलीस्ट अपना ख़र्चा तो उठाऊँ मैं। ये जॉब करना इसकी ज़िंदगी में आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आया। ये जॉब आप याद रखिएगा, करीबन 1 साल ये पाकिस्तान में रही और उसके बाद यूएस गई। लेकिन इस बीच में हुआ क्या, इनके एक नेबर्स में ही कुछ फैमिलीज़ रहती थी जिनके बहुत पुराने लोग जानने वाले थे। तो उनमें एक साहब थे नवाज़ से इनकी बातचीत शुरू हुई, आता जाता था, बड़ी इज़्ज़त से मिलता था। इन लोगों की दोस्ती इस हद तक बढ़ी कि ये डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, उसको चाहिए था कि मेरी कोई बात सुने। तो उसने नवाज़ से 1-2 दफ़ा मुलाकात की अपने घर से बाहर। नवाज़ की तरफ से उसको वो अल्फाज मिले, वो रिस्पॉन्स मिला जिसकी वो मुतलाशी थी। चंद मुलाकातों के बाद नवाज़ ने उनसियत का इज़हार किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस वक्त फिर फ़रिया ने साफ़ मना कर दिया कि मैं किसी किस्म के ऐसे मामले के लिए अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकती। खैर इस वजह से इनका मामला ख़त्म हो गया, और जो थोड़ा बहुत मिलना जुलना भी था वो भी इसके बिल्कुल सीधा और खड़ा जवाब देने की वजह से वो मुलाकातें और वो मामलात भी, वो राब्ता भी ख़त्म हो गया। उसके बाद इसकी वालिदैन ने समझाया, फिर इसके ससुराल जो सास
बड़ा ही अजीब रवैया रखती थी। उन्होंने बोला कि नहीं देखो, जो भी है उसको एक चांस और दो और तुम अमेरिका वापस जाओ। खैर उसने अपनी सास की तो इतनी ही सुनी, वालदैन की सुनी, और उसने फिर फैसला किया कि मैं यूएस जाऊंगी वापस, एक मौका दे के देख लेते हैं। पहुंच गए वापस अमेरिका, रहना शुरू किया। तो उसको एक चीज़ का एहसास हुआ, मुझे लगता, वो कह रही मुझे लग रहा था कि मुझे 24 घंटे को वॉच कर रहा है। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जैसे ही मैं वापस गई तो मुझे मेरे आने के 1-2 दिन बाद ही इन्होंने एक पेइंग गेस्ट या अपार्टमेंट इनका बड़ा था, तो एक रूम जिसकी एंट्रेंस दूसरी तरफ से थी, वो इन्होंने किसी को, पेइंग गेस्ट था या किस तरीके से, वो कहते जी मेरा जानने वाला है, असल में उससे ये कुछ पैसे लेते थे, जो भी महीने का होता था, जो भी हिसाब किताब होता था, और उस बंदे को रख लिया। कह रही अब मुझे नहीं पता था उस बंदे की ड्यूटी क्या है, वो ख़ास ड्यूटी पर आया था, और ड्यूटी क्या थी, वो ड्यूटी ये थी कि मुझ पर नज़र रखे। और वो कह रही इस तरीके से मेरी सर्विलेंस हो रही थी कि मैं स्काइप पर क्या बात कर रही हूँ, फ़ोन पर क्या बात कर रही हूँ, वो तक इन तक पहुँचती थी। मुझे पता कैसे लगा, कह रही एक दिन मैं किचन में ही थी, ये घर पर आए, इनको लगा मैं शायद घर पर नहीं हूँ, मैं नेबर्स में किसी के पास गई हूँ। तो इन्होंने उस बंदे से कुछ बातें की और वो बातें मैं सुन रही थी। उस दिन अपनी मैंने अम्मी से कुछ बातें की थी, इसमें ये बात भी थी कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मेरे लिए वही माहौल हो रहा है पैदा, और इस दफ़ा मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पे अजीब सी मेरी सर्वेलेंस रखी जा रही है, मेरे बारे में मालूमात, ऐसा लग रहा है मुझसे किसी तरीके में जो बात करती हूँ अगले दिन ये मुझसे पूछते हैं। बिलफर्ज अगर मैंने पूछा कि अम्मी बीमार, मैंने आपसे बात की है कि जी हमारी फ़लानी कज़न बीमार है, तो मुझसे पूछ रहे हैं हाँ यार वो तुम्हारी कज़न जो फ़लानी थी जो शादी में आई थी, क्या वो बीमार, इस तरह की बातें उन्होंने शुरू की ना, एहसास दिलाना शुरू किया कि तुम पर नज़र रखी जा रही है। खैर उस दिन मैं सुन रही कि वो शख्स एक एक बात बता रहा जो मेरी अपनी वालदैन से हुई थी फ़ोन पर, और मैं अपनी वालदैन से कह रही थी कि मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकालें। यहाँ तो पहले जो मैं इनकी हालत देख रही थी, फिर बाकी जो मसाइल थे, तो ये बहुत ज़्यादा रूड होना शुरू हो गए मेरे साथ, मैं इस माहौल में नहीं रह सकती, मैं तो पागल हो जाऊँगी। तो ये सारी बातें वो शख्स जो असल में पेइंग गेस्ट था, असल में उनका मुखबिर था, और ये मुखबरी हो क्यों रही थी, ये इस वजह से हो रही थी कि 1 साल के लिए जो मैं वहाँ गई हूँ पाकिस्तान, तो इनकी जो वालदा थी यानी कि फ़रिया की जो सास थी, उन्होंने कहीं से अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर ली कि मैं तो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी पाकिस्तान में, और मेरा उससे रब्ता है, और मुझे जो वापस बुलाया गया था वो इस वजह से बुलाया गया था कि यहाँ पर रंगे हाथों मुझे पकड़ा जाएगा, बात करते हुए एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। एक दिन कह रही मैं घर में ही काम कर रही थी, तो मेरे कानों में कुछ आवाज़ आई, ये फ़ोन पर बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ से गालिबन इनकी वालदा थी, किसी खातून के बारे में बात हो रही थी कि जी वो बड़ी खूबसूरत है और आप मेरी तरफ से हाँ कर दें, और ये और असल में उनकी तीसरी शादी के लिए पाकिस्तान में कोई लड़की देखी गई थी। उस दिन अपनी वालदा से फ़रिया ने फिर रब्ता किया कि देखें मेरे साथ मजाक हो रहा है, ये चीज़ें मुझ पे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए हैं, घर नहीं रखनी, नहीं रखें। जब मुझसे निकाह हुआ तब भी आप शादीशुदा थे, नहीं बताया, झूठ बोला, यहाँ लाके जो आप अपनी बीमार जहनीत का बताया, फिर भी मैं खामोश रही, पाकिस्तान रहकर आई, दोबारा मौका दो, वापस आई, फिर मुझ पर सर्वेलेंस रखी गई कि मेरा कोई अफेयर है, क्या पकड़ना चाह रहे हैं भाई मुझसे पूछ लें, मुझसे कोई कसम उठवानी है कसम उठवा लें। इनकी वालदा ने क्यों बीच में दरार डालने की कोशिश की, फिर वो तीसरी औरत जो उनकी तीसरी शादी करवाने के लिए कोशिशें की जा रही, तो बड़े मज़े से कह रहे हैं कि जी हाँ जी वो बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद है, आप हाँ कर दें। तो इस सारी सिचुएशन में मैं कहाँ हूँ, ये सारी बातें करके कह रही मैं बैठी थी, मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, और इस कदर तबीयत ख़राब हुई कि इनको मुझे अस्पताल लेकर भागना पड़ा। कह रही मैं ऑलमोस्ट नीम बेहोशी की हालत में थी, तो रास्ते में ये अपने, इनके साथ वो बंदा भी था जिसको पेइंग गेस्ट के तौर पे रखा था, ये दोनों ही एम्बुलेंस में मौजूद थे, जो मेरे शौहर हैं। उस बंदे से पूछ रहे हैं यार मैं वहाँ जाके क्या बयान दूँ, ऐसा ना हो मरमरा गई तो मेरे सर पर ना आ जाए। नीम बेहोशी की हालत में थी, लेकिन मेरे दिमाग में बात चिपक गई। फ़रिया के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, वो हॉस्पिटल से वापस आई और उसके दिमाग में सारी वो बातें कि जी तीसरी शादी करवाई जा रही है। तो कह रही मेरी पोजीशन कहाँ है, वो खूबसूरत है नहीं है, मतलब पहले भी झूठ बोला गया, अभी भी झूठ बोला गया। फिर वो एम्बुलेंस में कान में पड़ी उसकी जो आवाज़ें थी वो उसको नहीं भूल पा रही थी कि जी मुझे तो पहले ही लाश समझ लिया गया था, वो तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, उसने एक तरीके से फ़ैसला कर लिया था मैंने यहाँ नहीं रहना। उसको पता था मेरे लैपटॉप पे भी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और सब इनको पता लग रहा है। अब उसके दिल से खौफ निकल गया था, क्योंकि उसने माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं अब इस शख्स के साथ यहाँ नहीं रहूँगी, अब मैं यहाँ से निकलूँगी कैसे, ये इसके लिए एक इम्तिहान था। कराची में याद है एक लड़का नवाज़ जो इनसे बात हुई थी, उसने इनको शादी की ऑफ़र की थी, उससे इसने फ़रिया ने दोबारा मैसेंजर पर रब्ता किया, बस किसी से शेयर करनी थी बात। और जब शेयर की वहाँ से इतना वार्म रिस्पांस आया जो वो चाह रही थी, और ना चाहते हुए भी इसने सारी बातें शेयर की और वहाँ से अच्छा रिस्पांस देखकर उसको बड़ा हौसला मिला। लेकिन सवाल फिर वही था
कि नवाज़ के ज़रिए अगर वो निकलने की कोशिश करती तो पहले ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक दाग लिए वो घूम रही थी, तो वो चीज़ कंफर्म कर दी जाती और फिर पाकिस्तान में इसकी फ़ैमिली को भी बड़ी ज़िल्लत का सामना करना पड़ता। पर इसके लिए भी मसाइल खड़े होते हैं, क्योंकि कहती थी क़ानूनी तौर पे भी अगर हमारी डिवोर्स हो भी जाती तो ये शरई तौर पर तलाक़ देने में, तो क्योंकि वो जिस फ़िक्स से ताल्लुक़ रखती है वहाँ सीखे पढ़े जाते हैं और इस तरीके से, तो ये मसाइल पैदा करता है कि जी तुम तो बदकिरदार हो, और बात बहुत लंबी हो जाती। मैंने आपको बताया था राशिद बिन रोड पर एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की थी। वहाँ पर इसके कुछ कलीग्स थे, उनको उसने कॉल की, उनसे मदद ली, उनको पूरी सिचुएशन बताई। उन्होंने बताया कि देखो यार, मेरी कज़न रहती हैं और वो भी सेम सिचुएशन से रिसेंट पास्ट में गुजरी हैं, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें दूसरे स्टेट मूव करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि ना मेरे पास टिकट के पैसे हैं, ना मुझे पता है कि दूसरे स्टेट में मूव कैसे किया जाता है, मुझे तो यहाँ निकलने ही नहीं दिया गया। तो उसने बोला कुछ नहीं, मैं तुम्हारा रब्ता करवा देता हूँ। बाहर उन खातून से रब्ता करवाया गया। उन खातून ने पहले उनको ये ऑप्शन दिया कि तुम फ्लाई करके इधर आ जाओ। उन्होंने बोला कि मेरे पास ना पैसे हैं, ना मुझे यहाँ पे चीज़ों का या मुझे यहाँ सिस्टम का अंदाज़ा नहीं है। 4 घंटे का बाय रोड सफ़र है। वो खातून ने किसी रिश्तेदार के साथ बाय रोड 4 घंटे का सफ़र कर आई हैं, मेरे घर आई हैं मुझे वहाँ से पिक करने के लिए। मैंने अपने शौहर के सामने अपना सामान पैक किया और फिर उनके साथ वो घर छोड़कर मैं आ गई। उस शख्स ने इतना भी नहीं पूछा, क्योंकि वैसे ही वो मुखबरी कर रहा था, उसको सारी चीज़ें पता थी। उसने इतना भी नहीं पूछा कि कहाँ जा रही हो। खैर ये उठकर फिर दूसरे स्टेट में आ गई। ये स्टेट थी जनाब टेक्सास में। अब खातून वो एक अपार्टमेंट में रहती थी, अकेली रहती थी। उन्होंने इसको छोटी मोटी जॉब भी दिलवाई और इसको पनाह भी दी। अभी इस नई पनाहगाह, घर तो नहीं कहूँगा, घर तो उसने बनाना चाहा, वहाँ घर बन ही नहीं सका। इस पनाहगाह में मुश्किल से 3-4 दिन ही हुए थे कि पाकिस्तान से इसको कॉल आती। उस वक्त जब ये जॉब से आके मुश्किल से 15 मिनट हुए थे सोए हुए, तो जागती है और पता लगता है कि जी घर से कॉल है और इसका भाई जो स्पेशल चाइल्ड था उसका इंतकाल हो गया। इसको बहुत मोहब्बत थी अपने भाई से। उसका आखिरी दीदार तो नहीं कर सकी, लेकिन टिकट वगैरह करवा कर पाकिस्तान पहुंची। एक ज़ाहिर बात है अफसरदगी का माहौल होता है, और उस माहौल में ही उसके एक दिन इसके ससुराल वाले आते हैं और वो कहते हैं कि जी ऐसे ऐसे ये वहाँ हमारे बेटे को छोड़ कर आ गई और ये इतने इतने पैसे, जो रिवायती इल्ज़ामात होते हैं। बड़ा प्रेशर, बड़ी बदतमीज़ी की गई, इसके माँ बाप की बेइज्जती की गई मोहल्ले में। माँ बाप ने इसको पीछे किया, ख़ुद इस चीज़ को डील किया, वो लोग चले गए, बात ख़त्म हो गई। फिर इसको गुस्सा तो बहुत आया, इसने फिर पाकिस्तान कराची में ही खुला का केस फ़ाइल किया। इस दौरान ही लोगों ने इसको समझाना शुरू कर दिया कि देखो तुम्हारा ग्रीन कार्ड आ गया है और अब बाकी तुम्हारा जो भी नेशनैलिटी की तरफ मामला जा रहा है। तो कह रही मैं भी शशोपंज का शिकार थी कि मैं सही है, मैं उस सिस्टम में थी। उसको चीज़ें रिकॉल होने लगी। कह रही जिस वक्त वो औरत मुझे लेने आई है घर से, अगर वो पाकिस्तान होता, अगर वो कराची होता, तो क्या वो मुझे इतनी स्मूथली ले जा सकती थी और मुझे उस तशद्दुद, जहनी तशद्दुद जो मुझ पर हो रहा था, जहनी टॉर्चर हो रहा था, उससे निकाल पाती। मैं वहाँ से कुछ नहीं लेकर गई और मेरे घर पे आके इतना हल्ला बोला गया। अगर ऐसे ही वो औरत मुझे, मैं कराची में रह रही होती, मुझे लेने आती तो मेरे ख्याल से कत्लेआम हो जाता। तो उसने बोला मैं वहाँ का देख के सिस्टम उसको एक्सपीरियंस करके इतना मुतासर हुई कि मैंने बोला कि नहीं, मैंने उस सिस्टम में जाना है और वहाँ मैंने अपने आप को इतना मजबूत करना है कि आने वाले दिनों में अपने माँ बाप को भी बुला लूँगी वहाँ पर और ज़िंदगी वहीं कंटिन्यू करूँगी। 1 महीने के लिए वो पाकिस्तान आई थी, लेकिन ये 1 महीने का स्टे तकरीबन 2-2.5 महीने का हो गया। उसकी वजह ये थी, वजह थी नवाज़ साहब ने दोबारा अप्रोच किया कि डिवोर्स वगैरह इसकी खुला हो चुकी थी, तो उसको दोबारा अप्रोच किया। और इस दफ़ा जब फ़रिया ने बात की नवाज़ के बारे में अपने घर पे, तो फ़रिया की वालदा मना नहीं कर सकी। फ़रिया और नवाज़ असल में हम उम्र भी थे, ये भी आपको बता दूँ। वो यूँ नहीं मना कर सकी कि उन्होंने देखा कि पहली दफ़ा में मेरे फ़ैसले को इतना भुगता है इसने, तो सही है, अब इसको अपना फ़ैसला लेने का इख्तियार है, इसको अपनी मर्ज़ी से अब शादी करने देनी चाहिए। खैर इसने नवाज़ से शादी की और कोई महीना, सवा महीना वो यहाँ शादीशुदा ज़िंदगी उसने गुजारी और उसके बाद वो अमेरिका चली गई। अमेरिका जाने के बाद इसको पता लगता है कि जी वो चंद हफ़्तों की हामला है, एक्सपेक्ट कर रही है। पाकिस्तान में नवाज़ को फ़ोन करके बताती है, नवाज़ भी खुशी का इज़हार करता है। अब वहाँ उसका बहुत मुश्किल दौर गुज़र रहा था, एक तरीके से ज़िंदगी वो रीस्टार्ट कर रही थी। और आपको मैंने बताया था जिस खातून ने मदद की थी उसके साथ शेयरिंग पे रह रही है, उसी की दी हुई एक छोटी सी जॉब कर रही है। और अब इसके दिमाग में ये था कि मैंने अपने माँ बाप को बुलाना है और साथ साथ अब तो शौहर की ज़िम्मेदारी भी हो गई थी। इसकी नेशनैलिटी हुए, पासपोर्ट आए हुए अभी चंद हफ़्ते ही हुए थे, तो और दूसरा इसकी माली हालत ऐसी थी,
माली हालत इतनी मजबूत नहीं थी कि उसको स्पॉन्सर करे, वो को स्पॉन्सर भी नहीं कर सकती थी कि किसी से मिलजुल कर कोई ऐसा सिचुएशन बना ली जाए कि इसको यहाँ बुला लिया जाए। और अभी इसने इसका केस, नवाज़ का केस नहीं डाला था। खैर जी, इनके यहाँ पहली औलाद पैदा होती है। इस दौरान जो डबल जॉब करी थी, कह रही मैंने 7वें महीने तक डबल जॉब की है और उसके बाद 8वें महीने में भी मैं एक जॉब करती रही क्योंकि मुझे अपने माली हालत को बेहतर करना था। मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ आन पड़ी थी। यानी इस औरत को मैं दुआ देती हूँ जिसने मुझे ना सिर्फ उस घर से निकाला, फिर उसके पनाह दी, फिर अल्लाह ताला ने जब इनके यहाँ औलाद पैदा हुई तो पता लगा अल्लाह ताला ने इनको रहमत अता की, इनके यहाँ बेटी हुई थी। यानी मेरी बेटी को जब वो औरत जाती तो मैं घर पे होती, मैंने अपनी टाइमिंग एक जॉब कर रही थी मैं अब, और जब वो वापस आती वो मेरी बेटी को देखती और मैं जॉब पर जाती। उस औरत को माली तौर पे इतने प्रॉब्लम नहीं थे। कुछ अर्सा वो जॉबलेस रही तो मैंने फिर दोबारा 2 जॉब्स की। ऐसा होता था कि एक जॉब से दूसरी जॉब का जो डिफरेंस होता था, सेम मॉल में ही दूसरी जॉब थी, मैं बाहर जाके पार्किंग में 15-20 मिनट के लिए सो जाया करती थी गाड़ी में और फिर जाके दूसरी जॉब ज्वाइन करती थी कि मैंने अपने शौहर को यहाँ बुलाना है। यानी कुछ अरसे बाद नवाज़ के अंदर एक चिड़ पैदा होनी शुरू हो गई। वो हर बात पे टॉन्ट करने लगा, हर बात पे मैं उससे बात करती सीधी वो तंज करने लगता। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो खैर मुझे लगा कि शायद मेरी वजह से, किसी रवैये की वजह से हमारे बीच में खलीज आती जा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान भी नहीं गई हूँ, मैं पाकिस्तान जाती हूँ। अभी इसने केस फाइल नहीं किया था, पाकिस्तान जाती हूँ और हो सकता है हमारे मामलात बेहतर हो जाएं। और इसने भी बच्ची को भी नहीं देखा है और बच्ची ने भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देखा। बच्ची अभी चंद महीने की थी। खैर जी, पाकिस्तान की टिकट कटवाती है और पाकिस्तान पहुँच जाती है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसको जैसा रिस्पांस, जिस किस्म के रिस्पांस की उम्मीद थी, उसके इन लॉज में सिर्फ सास की तरफ से मिला। सास उसकी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मुश्तइल नवाज़ उसको मिला जब वो वापस गई। कह रही ऐसा भी हुआ कि इस बीच में यानी कि हर बात में बोलता कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं नहीं चाहती थी इस अंदाज में सोचूं, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद इसने अमेरिकी नेशनैलिटी के लिए मुझसे शादी की है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानना चाहती थी, लेकिन उसका रवैया बड़ा रूड था कि जो करना है जल्दी करो, प्रोसेस करो, और ये और मेरी बच्ची भी है, तुम अकेली पाल रही हो, तुम पता नहीं बाहर घूमती रहती। वो अजीब अजीब सी बातें करने लग गया था। बाहर घूमती तो नहीं थी, मैं तो काम कर रही थी, अपनी माली पोजीशन इतनी कर रही थी कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर सकूँ या कम से कम को स्पॉन्सर की कंडीशन में आ सकूँ। एक दिन कह रही हमारी इतनी ज़्यादा बहस हुई कि इसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और उस वक्त मेरी सास ने खड़े होकर मुझे डिफेंड किया और उसको डांटा। नहीं, मुझे जितना तहफ़्फ़ुज़ दे सकती थी मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया। लेकिन खैर मैं अपनी बेटी को लेके उसी वक्त अपनी माँ के घर आ गई। माँ से आके मैं क्या कहूँगा, मैं ज़िंदगी का इंजन रीस्टार्ट किया और मुझे थप्पड़ पड़ा है। मैं माँ से आके कोई जिक्र ही नहीं किया क्योंकि ये फ़ैसला मेरा था, अब मैंने निभाना था। खैर कह रही है मैं कुछ अरसे बाद वापस अमेरिका मैंने आना ही था, कुछ अरसे का ही मेरा स्टे था। मैं बेटी को लेके दोबारा अमेरिका आ गई और अमेरिका आकर अब मैंने कोशिश यही की कि कम्युनिटी में कोई ऐसा मिल जाए जो कोई स्पॉन्सर कर सके या हम इसका किसी तरह केस फाइल कर सकें। खुशकिस्मती थी मेरी, कुछ अरसे बाद मुझे कोई स्पॉन्सर मिल गया और साथ साथ एक ख़बर भी मिली, अभी पहुंची ही थी, कुछ हफ्ते ही हुए थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही थी कि मैं दूसरे बच्चे से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। खैर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं जिन खातून के पास रह रही थी मैं उन पर इतना बोझ नहीं डाल सकती थी। फिर मैंने अपनी अम्मी का किसी तरह केस डाला क्योंकि शौहर का तो परमानेंट केस डालना था। वो स्पाउस जो स्पॉन्सरशिप और बाकी मामला थे वो उसकी नौयत अलग थी, उसको मैं विज़िट पे नहीं बुलवा सकती थी। कहीं मैंने अपनी अम्मी का केस डाला। कोशिश ये की जब तक मेरी बच्चे की डिलीवरी के दिन करीब आए मेरी वालदा यहाँ पर हों। कुछ अरसे में मुझे पता लगा, कुछ महीनों में, कि वीज़ा कन्फर्म हो गया। मैं जॉब कर रही थी, बीच में उस खातून ने बहुत मदद की। खैर मेरी वालदा यहाँ पहुँची और जब मेरा डिलीवरी का टाइम था, मेरी वालदा ना होती तो मैं पता नहीं क्या करती। कि उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी बच्ची को भी संभाला और अब हमें अल्लाह ताला ने बेटा अता किया था। बेटा पैदा होने के बाद कह रही है जिस तरीके का रिस्पांस मुझे शौहर की तरफ से होता है ना, वो जिस तरह का रिस्पांस की मुझे उम्मीद थी वो रिस्पांस नहीं मिला। मैंने उस बीच में हर किस्म की अपडेट दी लेकिन बड़ा कोल्ड सा रिस्पांस उसकी तरफ से मिलता था और उसको यही लगता था कि शायद मैं डिले कर रही हूँ, मैं चाहती नहीं हूँ। और मैं ये सोचती थी कि मेरी कोई ड्रीम लाइफ होगी, अब सही हो जाएगा, लेकिन मामला सही नहीं होकर दे रहे थे। तो करिए 2018 का शुरू था, इसका इंटरव्यू कॉल हुआ और सारा जो प्रोसेस हुआ कंप्लीट हुआ और 2018 के स्टार्ट के या बिल्कुल मिड में ये अमेरिका पहुंच गया। उस वक्त तक हमारे 2 बच्चे थे और मेरी वालदा पाकिस्तान जब भी आया है उसी वक्त फिर पाकिस्तान वापस आई। उसके बाद एक दो दफ़ा एग्ज़िट लिया उन्होंने और फिर वो आती रही चंद महीनों के गैप से। अब ये आया तो अब इसकी ड्यूटी क्या थी, मतलब ड्यूटी क्या,
ये एक अमेरिकन ड्रीम लेकर आया था कि आते ही शायद गाड़ी की चाबी मिलेगी और मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट रोड ट्रिप किया करूँगा, बारबेक्यू हुआ करेगा और मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखूँगा तो नियाग्रा फॉल देखूँगा तो फलानी जगह। कह नहीं, इसके दिमाग में मुझे लगता है ऐसा था। अब आते ही इसको 2 बच्चों की बेबी सिटिंग करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जॉब मेरे पास थी। मैं जब वापस आती तो इस कदर उलझा हुआ होता और मुझे वो याद था कि इसने मुझ पर हाथ उठाया है, तो मैं इससे ज़्यादा बहस करती नहीं थी। इसने अजीब अजीब सी बातें शुरू कर दी कि मैं नहीं निकल ही नहीं सकता, क्या अज़ाब दिया हुआ बच्चों को। वो उन अलक़ाबात से नवाज़ता। मुझे लगता कि इसके बच्चे ही नहीं हैं, अपने बच्चों को कौन अज़ाब कहता है। मतलब उलझा हुआ होता है। एक तो मर्द में वैसे भी इतने छोटे बच्चों को ख्याल रखने का वो डिज़ाइन उनका नहीं होता, वो स्पार्क होना अंदर से शुरू हो जाता है। और ये जब जॉब से आती, इसको ताने देना, इससे उल्टी सीधी बातें करना, इनके लड़ाई झगड़े। एक दफ़ा तो इतना ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, लोग बहुत लाउड हुए तो इनके घर पुलिस भी आ गई, जो बड़ी मुश्किलों से फिर मामला रफ़ा दफ़ा हुआ। अच्छा, वहाँ रहते हुए फ़रिया का सोशल सर्कल बहुत बन गया था। जब ये दूसरी स्टेट में शिफ्ट हुई, इस औरत ने मदद की, तो ये कम्युनिटी सेंटर जाना, इमाम बारगाह जाना, वहाँ पे लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात बन गए थे, तो बड़ी इज़्ज़त बन गई थी। लोग जानते थे, पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको बहुत अच्छी तरह जानती थी। तो जब नवाज़ आया है तो अक्सर ये खाने पे अपने कुछ कम्युनिटी के लोगों को बुला लिया करती थी। अब नवाज़ ना सिर्फ इसके साथ उखड़ा उखड़ा रहता, बल्कि उसने उन लोगों से भी बोलना शुरू कर दिया। अब उन लोगों में कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, अच्छी पोस्ट के लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, और इसको एहसास ही होता था कि मैं नॉर्मल सी पढ़ाई वाला हूँ और मैं नॉर्मल सी जॉब के लिए उनसे बातें करता। तो ये कहती, यार मेरी इज़्ज़त का तो ख्याल कर लिया करो, तुम्हें जॉब इस तरह नहीं मिलेगी। तुम जॉब के लिए निकलोगे, अभी कुछ अरसे में तुम अगर कहते हो तो मैं अपनी अभी 2 जॉब्स कर रही हूँ, मैं एक जॉब कर लेती हूँ, मैं बैठती हूँ, तुम जाके निकलोगे, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। इनकी तो फील्ड ही अलग है, तुम क्या करोगे? तो चिढ़ने लग जाता और ज़्यादा फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। और फिर इसने लोगों से भी कहना शुरू कर दिया, उनके सामने तंज़ करना शुरू कर दिया, इसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। खैर, इस बीच में एक साहब जिनका ताल्लुक़ नाज़िमाबाद से ही था और वो किसी वजह से फ़रिया के मामू को नाज़िमाबाद में जानते थे, उनका वहाँ पे फूड ट्रक जो होता है उसका काम था। उस काम के लिए उनको कोई बाएतमाद बंदा चाहिए था, क्योंकि वो ख़ुद दूसरी स्टेट्स में किसी दूसरे काम में बिज़ी होते थे। फ़रिया के ज़रिए नवाज़ से उनका तारुफ़ हुआ और नवाज़ ने उनके लिए काम किया। और शुरू में जैसे ही काम किया तो फ़रिया को जॉब छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि भाई अब मैं घर देखता हूँ, मैं हालात बदलूँगा तुमसे, इतने अर्से तुम यहाँ पर हो, तुम उल्टी सीधी जॉब्स कर रही हो, देखना मैं इस काम को 4 चांद लगा दूँगा। और उसने शुरुआत में मेहनत की भी और बहुत अच्छा काम चला भी। और वो एक तरह से जॉइंट वेंचर यूँ हो गया कि इन लोगों को जब खाना मतलब कुजीन्स चाहिए होते थे तो उनको सप्लायर चाहिए, तो उस पर फिर फ़रिया ने बीड़ा उठा लिया कि सही है, मैं खाना पका के देती हूँ, बच्चे भी संभाल लूँगी, कोई मसला नहीं, मुझे घर पर ही रह रहा है ना, तो मैं सप्लायर के जो पैसे हैं वो मेरे, और बाकी फूड ट्रक पे जो मामला आता है आपको सप्लाई किसी और से भी तो लोगे ना, तो एक ही घर में कमाई आ रही। बहरहाल वो काम अच्छा चला था, लेकिन फिर इनको ये हुआ कि नहीं, हम पाकिस्तान एक विज़िट कराते हैं। 2019 की मिड था गालिबन, और ये लोग उन साहब से रिक्वेस्ट कर आए कि प्लीज़ ये किसी और को मत दीजिएगा और इसको बंद भी मत कीजिएगा, हम वापस आके कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पर गए हैं, पाकिस्तान गए हैं, तो कोविड शुरू हो गया और कोविड की पाबंदियाँ लग गई। 3-4 महीने में फंसे रहे उस दौरान भी कि जी हम वापस नहीं जा पा रहे, और मेरा बहुत अच्छा काम शुरू हो गया था, तुम तो इतने सालों से लगी नहीं, तुमसे कुछ हुआ नहीं, और तुम आज तक 2 जॉब्स करने में मजबूर थी। मैं देखो जाते ही चीज़ें बदलना शुरू कर दी। उसका रवैया बिल्कुल चेंज हो गया था। उसने बोला भाई मैंने कोविड करवाया है कि तुम वापस नहीं जा पा रहे, नहीं तुम उनसे किसी तरह बोलो, ऐसा ना वो काम बंद कर दे, क्योंकि उस साहब के लिए वो मैटर नहीं करता था, वो चले या बंद हो जाए। तो बहरहाल उन साहब से रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने बोला सही है, हम आपके वापस आने का इंतज़ार करेंगे। 4 महीने बाद एक स्पेशल फ़्लाइट चली और उसमें चंद लोगों को अकोमोडेट किया गया। उसमें इत्तेफाक से नसीब अच्छा था कि इन लोगों को भी टिकट मिला और ये अमेरिका पहुँचे। और क्योंकि कोविड था, बाकी मामला थे, उसकी वजह से जो फूड ट्रक का जो काम था इनका माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे चला गया। और इनके घर में वाकई में नई गाड़ी भी आ गई, घर में फर्नीचर भी बहुत अच्छा आ गया। इन्होंने 2 साल में बहुत से मामलात अपने अच्छे कर लिए थे। फ़रिया कहती है कि मैं सप्लाई के लिए जब चीज़ें कर रही होती थी तो इसको एतराज़ होना शुरू हो गया कि जी बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, और कभी कभी मुझे फूड ट्रक पे भी आना पड़ता था, वहाँ पे भी इसके साथ काम करवाना पड़ता था। तो इसने एतराज़ कर करके मुझे घर बिठा दिया, क्योंकि काम इसका बहुत अच्छा चल गया था। अब मैं सप्लाई दूँ नहीं दूँ, ये बाहर से अफोर्ड कर सकता था, काम तो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा था। इसका ये भी था कि जो फूड ट्रक था उसमें 90% उसने ओनरशिप एक तरीके से ले ली थी, और आने वाले कुछ सालों में ये मज़ीद फूड ट्रक्स ख़रीदने की तैयारी कर रहा था। इस बीच में फ़रिया को पता लगता है ये तीसरी बार एक्सपेक्ट कर रही है, और ये साल था गालिबन 2024। कह रही मैं वही अपनी
ड्रीम लाइफ सोचती रही, ये मेरा ख्याल रखेगा, चीज़ें करेगा, लेकिन इसने मुझे ऐसा बना दिया था। और अब ये मुझे वो ताने देने लगा था कि तुम यहाँ अगर कुछ नहीं कर सकी। उसको लगता था कि मैं घर पे अगर बैठी हूँ तो अपनी मर्ज़ी से बैठी हूँ। मैं बीच में जब अपनी वालदा को कभी कभी बुला लिया करती थी, उस पर भी पाबंदी यूँ लग गई क्योंकि मेरे हाथ में पैसा ही नहीं होता था। अब मैं कैसे बुलाऊँ? तो 2024 में जब मैं एक्सपेक्ट करी थी, मैंने बोला कि भाई बच्चा होगा, 2 बच्चे हमारे ऑलरेडी हैं, तो मुझे अपनी वालदा को बुलवाना है। उसने बोला नहीं, मेरी वालदा आएंगी, वो ख्याल रखेंगी। उसने बोला सही है, वो भी मेरी माँ की तरह है, आप उनको बुला लो। अब इत्तेफाक हुआ कि जब उनकी वालदा का वीज़ा अप्लाई किया गया, वीज़ा अप्लाई करने के बाद अप्रूवल अभी नहीं आई थी, इनकी वालदा की तबीयत ख़राब हुई और वो कुछ हफ़्ता बीमार रहने के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। नवाज़ किसी वजह से पाकिस्तान नहीं जा सका। नवाज़ ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी माँ ने और तुमने कुछ जादू टोना किया, तुमने अपनी माँ को बुलाना था, तो इस वजह से तुमने मेरी माँ पे जादू टोना किया और वो अपनी जान से गई। इस बात पर जारी बात है कुछ कन्फ्रंट किया होगा, इनकी कुछ तू मैं हुई। इतनी ज़ोर से इसने थप्पड़ मारा नवाज़ ने, कहती है मेरे कान से खून आना शुरू हो गया और ये मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर करके घर से निकल गया। कई दिनों बाद तक जॉ लॉक होने लग गया, कोई हड्डी हिल गई थी। कह रही मैं डर के मारे ENR में नहीं गई या हॉस्पिटल नहीं गई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये होता था ये मेरा फ़ैसला है। अगर मैंने कुछ किया, मेरे दिमाग में आता था कि मैं बस इतनी बदजन हो गई थी कि मैं इसको छोड़ दूँ, मैं जगह छोड़ दूँ। मुझे पैनिक अटैक शुरू हो गए थे, मैं अपने आप से बातें करने लग गई थी। एक दिन ऐसे ही ये गया हुआ था, कह रही है मेरी बच्ची सबसे पहली जो औलाद थी वो माशाल्लाह समझदार होती जा रही थी। मेरी बच्ची ने मुझे हिलाया कि मामा आप क्या कर रही हैं, और वो रो रही थी। कह रही मैंने थोड़ी बाद अपनी गर्दन देखी तो मेरे गर्दन पे मेरे ही नाखूनों के निशान थे, मैं अपनी गर्दन को चोक कर रही थी, मतलब मैं खुदकुशी कर रही थी। उस वक्त मैंने फ़ोन किया, जो भी डॉक्टर थे उनसे हेल्प ली। कह रही वहाँ उन्होंने मुझे बुला के सबसे पहले तो यही पूछ रहे थे कि आपने बच्चों को तो हार्म करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको समझ गया था इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गया। उसने बोला नहीं, मैं बच्चों को हार्म करने की कोशिश नहीं की। इसको वहाँ मेडिसिन वगैरह दी गई, ये घर वापस आई, घर वापस आकर सो गई। अगले दिन कह रही है मैं उठी हूँ और नाश्ता वगैरह बनाया है, और वही हस्बे मामूल ये फ़ोन पर बिज़ी था अपने काम के सिलसिले में। नाश्ता बनाया, इसको दिया और मैंने बोला मैं अपनी वालदा को बुलाना चाहती हूँ, 3rd डिलीवरी माशाल्लाह होने वाली थी, तो उसमें वो करीब है और मैं चाहती हूँ कि उनका केस हो जाए। तो बोला सही है, अप्लाई कर दो, अब ऑप्शन भी कोई नहीं है। मैंने अप्लाई किया और इसकी वालदा का केस हो गया। वो डिलीवरी से चंद दिनों पहले अमेरिका पहुँच गई। 3rd बेबी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। इसने बोला कि मुझे ऑपरेशन का कहा गया, और मैं जब ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो मैंने देखा कि शायद मुझसे कोई अल्फाज कहेगा ये, मैं ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने जा रही हूँ, लेकिन मैंने देखा तो सोफ़ा पे बैठा हुआ अपने फ़ोन में बिज़ी है। कह रही वो मंज़र देख के, वो इग्नोरेंस देख के मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत भी मोहब्बत थी वो शायद हवा हो गई। तीसरी अल्लाह ताला ने इनको बेटी अता की। चंद दिन ही हुए थे। एक दिन सुबह हम सब नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए थे, मैं बड़ी मुश्किलों से चलती हुई आती क्योंकि मेरे टाँके लगे हुए होते बाकी चीज़ें, और मैं आके बैठी तो टेबल पे जगह नहीं बची। मेरी बेटी जो सबसे समझदार है, सबसे बड़ी है, वो बैठी हुई थी। मेरी वालदा भी आई हुई है, मेरी वालदा जब आके बैठने लगी उनके लिए चेयर नहीं थी। तो मैंने सिर्फ यही कहा कि देखो जब बड़े आते हैं उनका ख्याल करते हैं, और जब देख रहे हो कि कोई खड़ा हुआ है, बुज़ुर्ग है, तो बेटा आप खड़े हो जाओ। मैंने अपनी बेटी से कहा था, इसने अपने ऊपर ले ली। पहले इसने मेरी माँ को सुनाई, गलीज़ अल्फाज कहे, और फिर इसने मुझे सुनाई। मेरी बच्ची के सामने सारी बातें हो रही थी, मैंने इसको जवाब दिया। फिर इसने मुक्का जब बनाया तो मैं एकदम ट्रॉमा में, मुझे वो सारे, क्योंकि मैं खुदकुशी के अटैम्प्ट कर चुकी थी, इसको पता नहीं था। मुझे कुछ अटैक्स आने लगा, ये समझा कि मैं शायद रिएक्ट कर रही हूँ और मैं इसको मारने जा रही हूँ। तो इसने मुक्का मारा ऐसा कि मेरे आँख के पास लगा और मेरे आईब्राउज़ के पास से खून बहना शुरू हो गया। अब मेरी बेटी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, एक अजीब हंगामा सा हो गया। कह रही मैं रूम में गई, मैं चीख रही थी और मेरी बच्ची रो रही थी सामने। काफ़ी देर बाद मुझे होश आया, मैं दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। मेरी माँ भी पीट रही, ये भी माफ़िया मांग रहा, रो रहा कि मुझसे गलती हो गई। कई घंटों में रूम में रही, सिर्फ अपनी बच्ची को फीड कराती, और मैं अपने यहाँ आँख के पास हाथ रख के बैठी हुई थी। ये सूरत हाल जनाब टू बी कंटिन्यूड है। ये बहुत रीसेंट वाक़या है। इन खातून ने बहुत एतमाद में लेके मुझसे नाम और अमेरिका के जिस शहर और रियासत में उसका नाम ना लेने की शर्त पे मुझे कहानी सुनाई, और कहती मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगी। लेकिन मुझे इस कहानी में 2 बड़े मेजर सबक मिलते हैं। पहली बात, बूढ़ा शख्स लाद दिया गया, फिर वो लेकर गया, उसने बोला मैं तीसरी खूबसूरत लाऊंगा, फिर वो उसको कोई वैल्यू नहीं देता था। तो हमने सोचा, उस मतलब फ़रिया ने सोचा कि शायद मेरी यही कदर व कीमत है। इसकी वजह से आने के बाद जब उसको नवाज़ मिला तो उसको बोला कि नहीं, नाज़ाबाद 3 नंबर में जो नवाज़ मुझे गली में मिला है तो ये उस बुढ़े से तो बेहतर है, और शायद
मैं इसको अपना लूँ तो मेरी ज़िंदगी चल जाएगी, और फिर उसके लिए उसने वो एक ड्रीम लाइफ जीने की कोशिश की जो उसको नहीं मिली। दूसरी बात, हम कहते हैं कि जी हमारी प्यार मोहब्बत की शादी, हमारी लव मैरिज है, अब हमने माँ बाप के सामने और सबके सामने इसको निभाना है क्योंकि हमारा फ़ैसला है। मेरे ख्याल से उसको सबसे पहले अपनी ज़ात देखनी चाहिए थी। जब उसको शुरुआत में चीज़ें नज़र आ रही थी तो कुछ नहीं करती, कम से कम बर्थ कंट्रोल तो करती, प्रिकॉशंस तो लेती। एक बच्चा था, इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन नहीं। वो कहती है, मैंने से पूछा, वो कहती है जी हमारे कल्चर में हमारे हिसाब से ना नहीं कर सकते शौहर को। जब इतने रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हो जब भी नहीं कर सकते। मतलब कभी कभी आप बहुत प्यार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं लेकिन उसमें कुछ नुक्स निकल आता है, कुछ खामी निकल आती है, तो क्या उसको रख लेते हैं? आप वापस करवाने की हिम्मत रखते हैं? भैया आपने पैसे दिए हैं। इसी तरीके से फरीहा ने इन्वेस्ट किया था इमोशनली, और यहाँ तो क्या कहेंगे, एक तरह से वीज़ा फैसिलिटेशन भी की थी। तो फिर इतना दबने की क्या ज़रूरत है? अमेरिका जैसे मुल्क में भी अगर आपने जाके पिटना है तो आप आपोश में ही कहीं चली जाती शादी होके। बहरहाल मुझे तो इस कहानी में दो ये सबक मिलते हैं। आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।